हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कविता वर्मा। स्वागत करती हूं आपका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस के PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 2023 का सेट ए का एग्ज़ाम जो आपका PRT लेवल फर्स्ट है, उसके हम आज ईवीएस के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो ईवीएस सेक्शन है आपके एग्ज़ाम में, वो हमारा 121 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कॉलम ए और कॉलम बी के पदों पर विचार करें। आपको लेफ़्ट साइड दिया है कॉलम ए एंड आपको राइट साइड दिया है कॉलम बी। कॉलम ए में आपको दिया है प्रोटीन, चीनी यानी कि शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। राइट साइड में कॉलम बी में आपको दिया है विटामिन B1, 2, B6 एंड 12। फिर कैल्शियम, एनर्जी, पल्सिज, दाल, ग्लूकोज। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कॉलम बी में कौन सी परिभाषा कॉलम ए में खनिज से मेल खाती है। व्हाट डेफिनेशन इन कॉलम बी कोरस्पॉन्ड्स टू मिनरल्स इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए के अंदर जो मिनरल्स दे रखे हैं ना, उसका जो मैच है, जो मेल है, वो कॉलम बी में किससे करता है, ये आपसे पूछा है। तो ठीक है, हम इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है प्रोटीन, तो आपको पता है हम प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, वो हम लेते हैं पल्सिज यानी कि दाल से। ठीक है, फिर जो चीनी है, जो शुगर है हमारा, वो हम उसका मेल किससे खाएगा, ग्लूकोज से। यानी कि जो चीनी है ना, शुगर हम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करती है, इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, हमारे बॉडी को यानी कि हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चीनी का किससे मेल खाएगा, ग्लूकोज से। कार्बोहाइड्रेट का किससे खाता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। डायरेक्ट हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। विटामिन, तो विटामिन्स यानी कि वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किए थे। हमारी जो मैराथन क्लास थी उसमें विटामिन ए, विटामिन बी के बहुत सारे हैं टाइप, जैसे B1, B2, B3, B5, 6, ये सारे क्या हैं, विटामिन्स हैं। और खनिज, इनमें से क्या बच गया फिर, कैल्शियम। तो खनिज का मेल किससे खाएगा, कैल्शियम से। ठीक है, कैल्शियम हो गया जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो इसमें आपको बताना है कि एयर के जो कंपोनेंट्स हैं ना, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर के कंपोनेंट्स हैं, इन सब कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, लार्जेस्ट अमाउंट में। ठीक है, तो वो कौन सा है हमारे पास, बताइए कौन सा है। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो वो है हमारे पास नाइट्रोजन। हमारे पास जो है नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कितनी है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो है 78%। देन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे, जिसकी अमाउंट है वो है 21%। उसके बाद है हमारे पास आर्गन आता है, जिसकी अमाउंट कितनी है, 0.93%। एंड देन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी अमाउंट है 0.03%। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ये है आपका पेडागोजी का क्वेश्चन। इसको सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस करवाएंगे आपको अलग से। ठीक है, ये भी आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन 125। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद ए डिजीज और कंडीशन दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट और एलिवेट इट। इनमें से कौन सा विटामिन
किसी बीमारी या स्थिति से सही ढंग से मेल नहीं खाता। इनमें से पूछा है, इन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से 3 तो इन्होंने सही से मैच करके दिए हैं, एक आपको इन्होंने रोंग मैच करके दिया है, यानी कि गलत मैच करके दिया है। तो आपको जो रोंग मैच करके दिया है ना उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं, विटामिन सी, आपको पता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सकर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? बताइए आप सब। विटामिन के की कमी से हमारे जो ब्लड है ना वो उसके क्लोट्स नहीं बनते, यानी कि अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है, आपको कहीं से आपको कट लग जाता है तो आपका ब्लड है ना बहता रहेगा, उसमें क्लोट्स नहीं बनते, यानी कि आपका ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, बंद नहीं होएगा। तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। तो ये क्षय रोग विटामिन के की कमी से नहीं होता, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये इन्होंने गलत मैच करके दे रखा है आपको। और जो क्षय रोग है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये किससे होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होती। तो इसका हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 4। अगला देखते हैं 126। कई ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं? जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना, वो जो कोल और ऑयल फील्ड्स हैं उनके आसपास आपको दिखाई देंगे कि जहाँ पर इजीली कोल अवेलेबल हो, जहाँ पर इजीली ऑयल यानी कि तेल अवेलेबल हो, वहीं पर जो थर्मल पावर प्लांट है सेट किए जाते हैं, उनका सेटअप किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? तो हम देखते हैं इनके ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले वायु परीक्षण को कम करना। नहीं, ये इसका कोई मतलब कि आंसर नहीं है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले, कि जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं उससे जो भी हमारे एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, एयर पोल्यूशन होता है, वो कम होता है, ये इसका कोई रीज़न नहीं है। विद्युत प्रेषण की दक्षता में सुधार करना। नहीं। बिजली उत्पादन में पानी की आवश्यकता को कम करना। नहीं। कोयला या पेट्रोलियम का अधिक आसानी से परिवहन करना। ये आपका क्या होगा आंसर? कि आपका जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें इजीली कोयला या पेट्रोलियम इजीली क्या कर सकें आप? ट्रांसपोर्ट कर सकें। इसीलिए जहाँ पर आपके जो कोयले की खदानें हैं, जहाँ पर इजीली ऑयल अवेलेबल हो सकता है, वहीं पर आपके क्या सेटअप किए जाते हैं? थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट कोल एंड पेट्रोलियम मोर इजीली। तो इसका आपका आंसर होएगा 4th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती है? मतलब कि इन जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से 3 तो आपको लकड़ी से प्राप्त होते हैं, एक नहीं होता। जो लकड़ी से प्राप्त नहीं होता ना, जो एक, वो आपसे पूछा इनमें से कौन सा नहीं होता, वो आपको पहचानना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट टिपिकली डेराइव्ड फ्रॉम वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट? ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन है पेपर, यानी कि कागज़। कागज़ आपको पता है कि हम लकड़ी से प्राप्त करते हैं, लकड़ी से बनता है हमारा कागज़। थर्मोकोल शीट ये नहीं बनता लकड़ी से, और माचिस की तिलियाँ भी लकड़ी से बनती हैं, और प्लाईवुड भी लकड़ी से बनती हैं। कागज़, माचिस की तिलियाँ और प्लाईवुड ये आपकी कहाँ से, किससे बनती हैं? लकड़ी से बनती हैं। मैच स्टिक, प्लाईवुड। थर्मोकोल जो है ना वो आपकी लकड़ी से नहीं बनती। जो आपकी थर्मोकोल है उसको हम बोलते हैं पॉलीस्टाइनिन फोम। क्या बोलते हैं हम इसको? पॉलीस्टाइनिन फोम। पॉलीस्टाइनिन फोम। और ये क्या है? ये सिंथेटिक है, मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये केमिकल्स वगैरह से बनाई जाती है। ठीक है, ये सिंथेटिक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, थर्मोकोल। 128 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए, वर्गीकृत यानी कि आप अलग अलग करते हैं,
चुंबकीय आकर्षण के गुणों का उपयोग करते हैं, तो लकड़ी और लोहे की मेजों के लिए परिणाम क्या होगा? इफ़ यू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, what would be the result for wooden and iron tables? पहली बात तो इसमें जो लकड़ी है और जो लोहा है वो दोनों डिफरेंट हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, ठीक है। एक इनमें से मेटल है, एक इसमें लकड़ी है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, तो इनमें कुछ समानता तो नहीं होगी, ये दोनों अलग अलग ही होंगी। तो देखते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन, लकड़ी और लोहे की मेजें दोनों एक समूह में होंगी। नहीं, एक समूह में नहीं हो सकती अगर हम इसको देखेंगे मैग्नेटिक अट्रैक्शन के यूज से। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट होता है ना जो, उसके जो दो पोल होते हैं, ये हमारा हो गया मैग्नेट, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करता है। इधर नॉर्थ पोल है तो जब अगर सेकेंड हम मैग्नेट लेते हैं तो इधर साउथ वाले को ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन किस में होगा? अपोजिट पोल्स के अंदर अट्रैक्शन होगा। और जो सेम पोल होएगा ना, जैसे इधर साउथ है, इस पोल पे भी, इस मैग्नेट के इस पोल पे अगर साउथ है तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। लकड़ी और लोहे की मेजें दोनों एक समूह में होंगी? नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा। लकड़ी की मेज आकर्षित होंगी जबकि लोहे की नहीं, लोहे की मेज आकर्षित होंगी, लकड़ी की नहीं होंगी। इन्होंने स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया इसमें, ठीक है। जबकि कहीं भी आपको अगर ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए जबकि होगी, जबकि ये नहीं होगा, तो आप देख लेना कि उस स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने कुछ ट्विस्ट किया होगा, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ झोल मिलेगा। तो देखो, लकड़ी की मेज आकर्षित होगी जबकि लोहे की नहीं होगी, बट जबकि ये स्टेटमेंट है ना, अपोजिट होनी चाहिए थी। लकड़ी की मेज आकर्षित नहीं होगी, लोहे की मेज क्या होगी? आकर्षित होगी। तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? हमारी राइट हो जाती, सही हो जाती। नेक्स्ट ऑप्शन है, लकड़ी और लोहे की मेजें अलग अलग समूहों में होंगी। हाँ, ये बात सही है, अलग अलग समूहों में होंगी। लकड़ी और लोहे की दोनों मेजें चुंबकीय द्वारा प्रतिकर्षित होंगी? नहीं, दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो इसमें मेटल है, लोहा है, एक लकड़ी है। लकड़ी में तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, मतलब कि चुंबकीय बल नहीं होता, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। गुरुत्वाकर्षण नहीं, चुंबकीय, ठीक है। बोथ वुडन एंड आयरन टेबल्स वुड बिलोंग टू द सेम ग्रुप? नहीं, सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करेंगी। द वुडन टेबल वुड बी अट्रैक्टेड वाइल द आयरन टेबल वुड नॉट? नहीं, द वुडन एंड आयरन टेबल्स वुड बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने के लिए 21 मार्च को आपसे पूछ रहा है, 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है? Which environmental awareness day is observed on March 21st to celebrate and raise awareness about the world's forest and their significance? तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फेब, तो ये भी हमारा नहीं होगा। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है, ये कब हुई थी? ये 1984 में हुई थी, आई थिंक 4 और 5 सितंबर के आसपास। इसको आप कंफर्म, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब हुआ था? 2 फरवरी। वर्ल्ड सेकंड है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फेब, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है वो कब हुई थी? वो हुई थी 2 दिसंबर की रात को, यानी कि 3 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर, 3 दिसंबर। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हमारा बच गया, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो 21 मार्च को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, यानी कि विश्व वन दिवस कब बनाया जाता है?
21 मार्च। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पेडागोजी का ये अलग से करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोतों के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो आप इनमें से देखिएगा, जो नदी है वो भी नहीं हो सकती, तालाब, समुद्र, इसमें आएगा कुआं, क्योंकि जो कुआं है ना, कुएं से कोई भी पर्सनल यानी व्यक्तिगत कुआं जो हमारा है वो हमारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, व्यक्तिगत पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे हमारे गांव में देख लो, हमारे आसपास पहले क्या होते थे, कुएं होते थे, वहाँ से हम पानी लेके आते थे। तो जो हमारे परिवार की सदस्य की अवधारणा है वो सबसे निकट किससे संबंधित है? कुआं से। ठीक है, सबसे निकट पहले क्या होते थे? कुआं, वेल। Which of the following source of water is most likely to be closely related to the concept of a family member in terms of water resources? इसका आंसर आएगा वेल, फोर्थ, ऑप्शन 4। ये भी आपका पेडागोजी का है। ये भी आपका पेडागोजी का है, बट हम देख लेते हैं। किसी स्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से कारक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? जब भी आप किसी भी एनर्जी के सोर्स को आप चूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आप डिसीजन लेंगे वो सबसे ज़्यादा जो आपके डिसीजन हो किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे? हम पर्यावरण बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेंगे? स्रोत के कारण होने वाली पर्यावरण स्थिति कि आपने जो भी सोर्स चूज किया है उसकी वजह से जो भी आपका एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है वो कितना है। आपका जो आप ऐसा डिसीजन लेंगे किसी भी एनर्जी के सोर्स को चूज करते टाइम कि आपको जो एनवायरमेंटल डैमेज है ना वो बहुत कम से कम हो, ना के बराबर हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हमारा ऑप्शन 1। ठीक है, प्रौद्योगिकी में दक्षता ये भी नहीं है। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा निकालने में आसानी नहीं, ऊर्जा निरीक्षण या का अर्थशास्त्र नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। हमारा 134 है, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की सभी प्रजातियों सहित पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या कहा जाता है? What is the term for the variety of life on earth? क्या पूछ रहा है? Variety of life on earth including all species of plants, animals and microorganisms। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो भी हमारी पृथ्वी है वहाँ पर पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी की प्रजातियों सहित जो जीवन की विविधता जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है, विविधता को क्या कहते हैं? देखिए, जैव विविधता, उसको हम क्या कहेंगे? जैव विविधता। ठीक है, ये पूछ रहा है कि विविधता को क्या कहा जाता है? बहुत सारे जीव हो गए, जीवों की विविधता को क्या कहेंगे हम? जैव विविधता। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब कि जो भी लाइफ की वैरायटी है ना हमारी अर्थ के ऊपर उनको हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इकोसिस्टम तो आपको पता है क्या होता है? जो भी हमारा अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नॉन लिविंग यानी कि हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, किसके साथ? फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो भी आपस में इनका क्या है? इंटरेक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही है, हमारे क्लाइमेट के अंदर जो भी चेंजेज हो रहे हैं किसकी वजह से? एंड पोल्यूशन की वजह से हमारा क्या हो रहा है? डे बाय डे टेम्परेचर अर्थ का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पोल्यूशन आपको पता है, पोल्यूशन क्या होता है? जो भी अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे वाटर के अंदर जो भी अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं, एयर के अंदर जो भी अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं, पोल्यूटेंट हैं, एयर के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स। ठीक है, उनकी वजह से क्या हो जाता है? एयर पोल्यूशन या और वाटर पोल्यूशन।
तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम लिंडमैन द्वारा किस वर्ष में दिया गया था? ये हमने हमारी क्लास में डिस्कस किया था कि जो हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं ना, उसके अंदर जो पिरामिड हमने डिस्कस किए थे, ये जो हमारा पिरामिड है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो फर्स्ट जो लोअर ट्रॉपिक लेवल से हम अपर ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होएगा ना, वो ओनली सिर्फ कितना होएगा? 10%। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लिंडमैन का 10% लो, 10% नियम। ये इसने कब दिया था? ये दिया था 1942 के अंदर। और जो ये एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है ना, एनर्जी का, ये हमेशा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये कभी भी डाउनवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अभी हमारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 138, सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों की मुख्य श्रेणियां क्या क्या हैं? कि जो सीवरेज है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं उनको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, ये पूछ रहा है। उनकी क्या कौन कौन सी श्रेणियां हैं? बैक्टीरिया एंड वायरस नहीं, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, ठोस और तरल नहीं, लवण और खनिज नहीं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। जैसे जो हमारे कूड़े वाले आते हैं ना सुबह सुबह, तो उसमें ये बोलते हैं कि ग्रीन कलर का एक आप डस्टबिन रखिए एंड एक आप कैसा रखिए? ब्लू कलर का, कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा क्या करिए आप? अलग अलग रखिए। उसका उनका मेन पर्पज़ क्या है कि जो हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना और इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसको आप अलग अलग रखिए। ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा आपका? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपके जीवित जीवों से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। और जो नॉन लिविंग से बनते हैं उनको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक। जैसे कि मिट्टी हो गई, आपका मिट्टी हो गई, कोई भी मेटल हो गई, धातु। ठीक है, और आपके जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आएंगे? भोजन के जो भी अवशेष बच गए, मल, जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये सारे आ गए ऑर्गेनिक के अंदर। और इनऑर्गेनिक यानी अजैविक के अंदर क्या आ गई? मिट्टी हो गई, धातु हो गई, मल हो गई। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा? सेकंड। किसके अंदर डिवाइड कर रखा है सीवरेज को हमने? कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियों के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पेडागोजी का 142, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर अबाउट द वाटर? पानी की अनोखी विशेषता क्या है? आप बताइए, पानी की अनोखी विशेषता क्या है? तो देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। जल प्रकृति का मुख्य और अपरिवर्तनीय तत्व है। अपरिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तनीय है, परिवर्तन हो जाता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग। जल के विभिन्न रूप हैं और यह जीवन के लिए आवश्यक है। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है। एक बार हम इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पानी केवल नदियों और झरनों में मौजूद है। नहीं, ये इसने केवल लगाकर इसको क्या कर दिया? स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। पानी केवल नदियों और झरनों में ही नहीं है, पानी हमारे वायुमंडल में भी है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में। पानी कहाँ है? हमारे अर्थ के नीचे भी है, ग्लेशियर्स में भी है, आइस में भी है। तो इसने केवल लगा के स्टेटमेंट को क्या बना दिया? एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इसमें स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? गलत। नेक्स्ट देखते हैं, पानी मुख्य रूप से दुनिया में दुर्भाग्य का कारण बनता है। नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। वाटर इज साइलेंट एंड अनचेंजिंग एलिमेंट ऑफ नेचर। नहीं, अनचेंजिंग नहीं है, चेंज होती रहती है वाटर की फॉर्म। वाटर हैज़ वेरियस फॉर्म एंड इसेंशियल फॉर लाइफ। यस, दैट इज ट्रू। वाटर इज ओनली, ये ओनली लगा के इसने क्या कर दिया? एब्सोल्युटली रॉन्ग।
वाटर प्राइमरली कोज मिसफॉर्चून इन द वर्ल्ड, नहीं, पानी के बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है हमारी अर्थ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड। जल के विभिन्न रूप हैं और यह जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पूछ रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपको इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या होता है इन एन इकोसिस्टम। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। जो ऊर्जा है, जो एनर्जी का फ्लो है, वो क्या होता है? एक दिशात्मक, यानी कि क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। जो एनर्जी का जो फ्लो होगा वो क्या होगा? यूनी डायरेक्शनल, यानी कि लोअर ट्रॉफिक लेवल से जो हमारी एनर्जी है वो अपर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है ओनली। ये इन्वर्टेड नहीं हो सकता। जो एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होएगा? अपराइट। ठीक है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्या है? सही है। द फ्लो ऑफ मटेरियल इज यूनी डायरेक्शनल, नहीं, जो मटेरियल का फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, वो क्या होता है? साइक्लिक होता है। ठीक है, मटेरियल बोले तो सामग्री का प्रवाह, वो क्या होता है? साइक्लिक फॉर्म में। जैसे कि हमारी अर्थ के अंदर जैसे कि सल्फ़र है, नाइट्रेट्स हैं, हमारे प्लांट्स ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट्स को किसने खाया? जैसे कि हार्बिवोर्स ने खा लिया, फिर कार्निवोर्स ने खा लिया। ठीक है, फिर उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनकी जो भी बॉडी से फिर से जो वो एलिमेंट्स हैं जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे? फिर से अर्थ के अंदर, हमारी सोइल के अंदर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो फिर से यही क्या होएगी? प्रोसेस चलती रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइकिल। तो जो हमारा मटेरियल का फ्लो है वो क्या होता है? साइक्लिक। ठीक है, जो एनर्जी का फ्लो है वो साइक्लिक है नहीं, दैट इज रॉन्ग। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। तो हमारा क्या हो गया इसका आंसर? फर्स्ट एंड 3, फोर्थ ऑप्शन। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? राइट ऑप्शन, फर्स्ट एंड 3। जो ऊर्जा का प्रवाह है वो साइक्लिक होता है, नहीं। जो सामग्री का प्रवाह है वो चक्रीय होता है, और जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना वो एक दिशात्मक होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पेडागोजी का है। बादल निर्माण, वर्षा और खारे पानी से ताज़े पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई है। ये आपसे पूछ रहा है कि जो बादल बनते हैं, वर्षा बनती है और खारे पानी से ताज़े पानी का जो निर्माण होता है ना, उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, मतलब कि कौन कौन सी नेचुरल प्रोसेस हैं, किसके लिए? क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, रेन के लिए, एंड क्रिएशन ऑफ फ्रेश वाटर, सेलाइन वाटर से फ्रेश वाटर बनाने के लिए कौन कौन सी नेचुरल प्रोसेस हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नहीं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं होता। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं। सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन, यस, ये क्या है? हमारी नेचुरल प्रोसेस है। किसके लिए? क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, रेन फॉर्मेशन के लिए, एंड सेलाइन वाटर से फ्रेश वाटर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन वो कंडीशन होती है जब जो हमारे एयर के अंदर जो एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो क्या हो जाती है? मैक्सिमाइज हो जाती है। किसी एक, जैसे जो हमारी एयर है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एयर है वो क्या करती है? हमारे वाटर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर्स। ठीक है, अभी क्या है? ये एयर वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, लेकिन एक टाइम आने के बाद, एक टाइम पे जो इस एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है। इसके बाद ये पानी को, यानी कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर ये होल्ड सबसे ज़्यादा पानी को अपने पास सोख के रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन। उसके बाद क्या होता है? एयर से पानी
क्या हो जाता है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश की फॉर्म में, बूंद की फॉर्म में पानी क्या हो जाएगा, अर्थ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन की, रेन की और सैलाइन वाटर से फ्रेश वाटर बनने की प्रोसेस है। सैलाइन वाटर से फ्रेश वाटर कैसे बनेगा, जैसे ये हमारा सी है या फिर ओशियन है, इधर से क्या है, ये हमारा सन है, सन से क्या हो रही है, हीट आ रही है, हीट से क्या होगा, उष्मा से जो हमारे ओशियन का, सी का जो वाटर है उसका क्या होएगा, इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, ऊपर उठेगा तो क्या होगा, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। उसके बाद क्या होगा, ऊपर जाके पानी क्या हो जाएगा, कंडेंस, यानी कि किसकी फॉर्म में, क्लाउड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा बारिश की फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या होएगा, ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी। समुद्र का पानी ऊपर गया, बादल बने, बादल से फिर बारिश हुई, तो बारिश जब होती है तो क्या हो जाता है, वो फ्रेश वाटर बन जाते हैं। तो सैलाइन वाटर से क्या बन गया, हमारा फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आंसर आएगा, सेकंड, सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशंस, समाधानों की संतृप्त और अति संतृप्त। पेडागोजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स एंड इज कंसिडर्ड ए प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। ये पूछ रहा है आपसे कि 3 इसने क्या दिए हैं आपको, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट दिए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स एंड, अच्छा इसने आपको 3 क्या दिए हैं, एनिमल बेस्ड सोर्स दिए हैं, और उनमें से आपको एक दिया है इसने प्लांट बेस्ड सोर्स। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इनमें से प्लांट बेस्ड सोर्स कौन सा है। जो दूध है, मिल्क है, जो दूध है वो क्या है, आपको पता है ये कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से। सोयाबीन, पनीर भी कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से, यानी कि पशुओं से। अंडे भी, तो सोयाबीन है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, यानी कि पौधों से। तो इनमें से हमें प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट कौन से हो गए, सोयाबीन। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड। ये आपका पेडागोजी। आपका लास्ट क्वेश्चन है, वाइल आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ लीव्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेज इज मोस्ट रेलेवेंट। ये पूछ रहा है जब आप लीव्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी जो सेंसेज है ना, जो हमारी क्या होती हैं, 5 सेंसेज हैं, उनमें से कौन सी आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट रेलेवेंट पूछ रहा है। आप क्या करते हैं, लीव्स को सुनते हैं, सुनते हैं नहीं। आप लीव्स को स्मेल करते हैं, नहीं, स्मेल तो हम लीव्स को नहीं करते। हम लीव्स को क्या करते हैं, देखते हैं। कोई तो लीव्स ऐसे होती है, कोई ऐसे होती है, छोटी छोटी। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि छोटी है, बड़ी है, कोई ऐसे होती है। ठीक है, तो हम इसको देख के, आई साइट से देख के हम पता लगाते हैं कि ये लीव्स कैसी है। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, छोटी है, बड़ी है, कलरफुल है, ग्रीन कलर की है, रेड कलर की है, येलो है। ठीक है, एंड टेस्ट, नो, टेस्ट के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, साइट, यानी कि दृष्टि से हम पत्तियों की विशेषताओं की पहचान करते हैं। तो ये थे हमारे EVS 2023 के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आपको थोड़ा सा पेपर को अटैम्प्ट करने का जो भी हमारा वे है वो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। तो आप ये ट्राई कीजिएगा खुद से PYQ करके। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया वैसे ही आप करने की कोशिश करना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट EVS के 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम देखते हैं आपके EVS के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 121, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे कि जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के जो आपके प्लेट्स हैं, ग्लासेज हैं, उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। इसने ये तो बता दिया कि हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, बट ये बता रहा है क्यों। इसने
इसको चाहिए वाई का आंसर, क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमें पता है कि 2 टाइप के होते हैं हमारे पास कोई भी मटेरियल है, जो कि एक तो होता है क्या, बायोडिग्रेडेबल, और सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव अविघटनीय एंड जैव विघटनीय। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। इनको कौन तोड़ता है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं ये कभी टूटते नहीं है, ये ना बहुत लंबे टाइम तक, सालों साल, मिलियंस ईयर्स ये हमारी अर्थ पर ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इसीलिए हम ना हमारे प्लास्टिक के जो प्लेट हैं, गिलास हैं, डिस्पोजेबल हैं, हमें उनका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकंड है हमारा, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट। कि जो एक बैलेंस डाइट है वो क्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। जो आपकी बैलेंस्ड डाइट है वो एक ऐसा आहार होता है, यानी कि वो एक ऐसा आपकी डाइट होती है जिसके अंदर आपके जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो सारे तत्व होते हैं ना, वो सारे उसके अंदर होते हैं। जैसे कि सैचुरेटेड फैट हो गई, कोलेस्ट्रॉल है, और जो शुगर लेवल है वो भी कम मात्रा में हो, वो सारे के सारे आपके क्या हो गए, बैलेंस डाइट के अंदर आ गए। और क्या हो, भोजन के अंदर जो आपका जो लिक्विड है वो भी एक ठीक ठाक मात्रा में हो, तो वो क्या होता है आपका बैलेंस डाइट, ठीक है। तो देखते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन। इसका अर्थ है कि विभिन्न भोजन समूहों से पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं पेय पदार्थों का चयन, दैट इज राइट। इसका अर्थ है कि कुछ चीज़ों को कम मात्रा में खाना, जैसे कि सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए हमें, ट्रांस फैट हो गया, सैचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, शर्करा है, सामान्य लेनी चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ है कि सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना। इट मीन्स टू टेक ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड एज पर रिक्वायर्ड लेवल। जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर है हमें उतना ही क्या लेना चाहिए, डाइट लेना चाहिए, उतना ही हमें आहार लेना चाहिए। हमें ओवर नहीं करना चाहिए, ओवर डाइट नहीं लेनी चाहिए, हमें कम भी नहीं लेना चाहिए। जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर हो हम उतना, अगर प्रॉपर वे में डाइट लेते रहेंगे तो हम किसी भी डिजीज से बच सकते हैं। इसका अर्थ है कि संतुलन प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक भूखे रहना नहीं, ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमें भूखा तो रहना ही नहीं है। इट मीन्स लॉन्ग टाइम डाइटिंग टू बैलेंस डाइट, नहीं, ये रॉन्ग है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। तो फोर्थ कहाँ दे रखा है, जो ये आपका फोर्थ ऑप्शन में आपका फोर्थ दे रखा है, तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो आपका सही कौन सा होएगा, आपका सही हो जाएगा, और सारे आपके सही हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके क्या हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या नहीं है, जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपसे पूछा है, नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ये हमने अपनी मैराथन क्लास में डिस्कस किया है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो अगर आपने नहीं विजिट किया है तो आप एक बार देख सकते हैं, आप मैराथन क्लास देखिए, आपको उसमें जो PYQ की थीम है वो हमने पूरे के पूरे PYQ की जो आपकी थीम है वो हमने डिस्कस की हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारा कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल। तो देख लो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा कोयला है, तो ये हमारा फॉसिल फ्यूल है। इसके अंदर पेट्रोल है, ये हमारा फॉसिल फ्यूल है। इसके अंदर CNG है, CNG क्या होती है, नेचुरल गैस, CNG, LPG, ये हमारी क्या है, नेचुरल गैसेज हैं। तो ये भी हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो हवा, लहरें एंड सूर्य, इनमें से कोई भी हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। विंड, टाइड एंड सन क्या है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा
रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। जो हमारी रेडिएशन होती है ना विकिरण, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, हमारे पास कितने हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये हमारी 3 टाइप की क्या होती हैं? रेडिएशंस हैं। ये पूछ रहा है इनमें से सबसे में ज़्यादा जो भेदन की क्षमता है वो किसकी है? मतलब कि पेनिट्रेट करने की। पेनिट्रेट क्या होता है? किसी भी चीज़ को छेद कर बाहर निकल जाना, मतलब उसमें से उसी से पार हो जाना, उससे पार निकल जाना, उसको बोलते हैं हम पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें से पेनिट्रेशन पावर किसकी है? वो है आपकी गामा रेज की, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा पार्टिकल्स, उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे कम होती है। बीटा की थोड़ी सी मॉडरेट होती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा। और जो गामा है ना उसकी क्या होती है? हाईएस्ट होती है पेनिट्रेशन पावर। इसको आप ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे कि ये प्लेट है आपकी, ये आपके पास 3 प्लेटें हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो प्लेट है ये हमारी बनी हुई है पेपर की, यानी कि कागज़ की। जो सेकंड वन है ये बनी हुई है हमारी एल्यूमिनियम की, एंड थर्ड वन बनी हुई है हमारी लेड की। ठीक है, तो हम इनमें से क्रॉस करवाएंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज को। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ना, अल्फ़ा रेज हैं, वो हमारी क्या करेंगी? ये जो पेपर है ना, पेपर की शीट है, इसको भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी, ये इतनी वीक होती हैं। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है ये इतनी कम होती है कि ये पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाती, पेपर को भी पार करके नहीं जा सकती। फिर जो हमारी बीटा रेज हैं, बीटा रेज क्या है? जो हमारी बीटा रेज हैं वो पेपर फॉइल, जो पेपर की जो शीट है ना उसको क्रॉस कर जाएंगी, बट एल्यूमिनियम की शीट को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये हमारी क्या होगी? बीटा रेज। एंड हमारी जो गामा रेज है वो पेपर को क्रॉस कर लेगी, एल्यूमिनियम शीट को क्रॉस कर लेगी, बट जो लेड की जो शीट है ना उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या होगी? हाईएस्ट होगी। ठीक है, जो ये गामा रेज है ये किस से पास हो जाती है? ये पास हो जाती है पेपर से, स्किन से भी पास हो जाती है गामा रेज। ठीक है, और हमारे एल्यूमिनियम से भी पास हो जाएगी, ग्लास से पास नहीं हो सकती ये हमारी गामा रेज। तो इसका आंसर क्या आएगा? गामा रेज की क्या होती है? सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पूछ रहा है आपसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? कृत्रिम, कि जो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है वो इनमें से क्या है? ये हमने किए थे डिस्कस हमारी क्लास में, कि हमने डिस्कस किए थे। एक तरफ हमने टेबल फॉर्म में किए थे, हमने एक साइड में लिखा था आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल, एंड हमने अदर साइड में लिखा था नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल। तो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं फॉरेस्ट, लेक एंड पॉन्ड। एंड जो हमारा एक्वेरियम है ये हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्वेरियम, यानी कि मछली घर। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जू हो गया आर्टिफिशियल एग्जाम्पल, चिड़ियाघर, ठीक है, गार्डन, और कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ये सारे क्या हो गए आपके? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, तो हम अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 126। जब मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक परखनली में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, मतलब कैसे कलर का हो जाएगा आपका? मिल्की। यह दूधियापन किस गैस की उपस्थिति का सूचक है? ये आपसे पूछ रहा है। जो मिल्कीनेस हुआ है आपका, मिल्की कलर का हो गया, वो जो किसका इंडिकेटर दे रहा है आपको कि उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है? तो वो आपको इंडिकेटर दे रहा है उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है। उसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें कुछ वैसे मतलब
समझाने का है नहीं, तो आप इसको याद रखिएगा कि जब भी आप हवा से चूने के पानी को परख नली में डालते हैं तो उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर क्या होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होएगी तो। ठीक है, तो हमारा 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। अभी फिर से पूछ रहा है ये, क्या फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपकी थीम है। ऐसे उठाते PYQ की थीम। जैसे फॉसिल फ्यूल इसने 127 क्वेश्चन में पूछ लिया, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इसने यहाँ पे पूछा है फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये PYQ की आपकी थीम्स हैं, ये क्या होती हैं, ये आपके हर साल रिपीट होती हैं। तो आप इनको, इन जो आपकी जो PYQ की थीम है ना, अगर आप उनको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो भी आप एग्ज़ाम अच्छे से निकाल लोगे, अच्छे मार्क्स से। तो ये आपके 127 क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है। अभी हमने किया था फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये जो CNG है ना, ये क्या है, हमारी नेचुरल गैस है। LPG है, ये भी हमारी क्या है, नेचुरल गैस है। जो ये है ना, ये दोनों ऑप्शन ही हमारे फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो ये दोनों ही नहीं है हमारे फॉसिल फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन एंड पॉलीइथाइलिन टर्थिलेट, ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही आंसर होंगे इसके। तरल हाइड्रोजन एंड पॉलीइथाइलिन टर्थिलेट, ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन नहीं हैं। आपके जीवाश्म ईंधन हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG एंड द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके राइट हैं। ये शायद इन्होंने कुछ मिसप्रिंट कर दिया होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव मुड़ने वाला रंग कौन सा है। चलिए हम थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रिज्म, ये है हमारी श्वेत प्रकाश। ठीक है, वाइट लाइट। इसको अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो ये क्या होगा, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। सात, VIBYOR, विबगोर। क्या है, विबगोर। तीन, चार, 5, 6, 7, इसमें तो 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कर लीजिए आप। ये वाला, ये V4, ये इससे जो बनती है वो बनती है विबग्योर। V4 वोयलेट यानी कि बैंगनी, I4 इंडिगो एंड B4 ब्लू, G4 ग्रीन, Y4 येलो, O4 ऑरेंज एंड R4 रेड। ठीक है, जो ये आपसे पूछ कर क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहे हैं विच कलर बैंड्स द लिस्ट, सबसे जो कम झुकाव है ना कौन से कलर का है। ये जो सबसे कम झुकाव कौन से कलर का है आपका, वो होता है रेड कलर का। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, B यानी कि रेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होएगा, वोयलेट कलर का। ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, B4 बोल यानी कि रेड। तो सबसे जो लिस्ट बैंड कौन सा कलर होता है विबग्योर के अंदर, रेड कलर का झुकाव सबसे कम होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनी लीव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट्स। जो कांटेदार पत्तियाँ होती हैं वो
किस प्रकार के पौधे के अभिलाक्षणिक गुण हैं। ठीक है, जो स्पाइनी लीव्स हैं वो किसके हैं? जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे कि नीम हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कुछ हमारे एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि वाटर लिली हो गया। ठीक है, जलीय प्लांट्स कौन से होते हैं? वाटर लिली, कमल, वाटर लेट्यूस एंड कुछ हमारे क्या होते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि कैक्टस है, एलोवेरा है। जो कैक्टस है, कैक्टस की जो लीव हैं वो स्पाइनी, उनके ऊपर है ना छोटे छोटे कांटे होते हैं। क्यों? उन्होंने अपने आप को अडोप्ट किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि उस एरिया में क्या नहीं होता? पानी नहीं होता जहाँ पे कैक्टस ग्रो करता है, तो वो उनको पानी नहीं मिल पाता। वो क्या करते हैं? अपने लीव्स के अंदर पानी को क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। और लीव्स उसके ऊपर स्पाइंस यानी कि कांटे इसलिए होते हैं ताकि जो उनका जो पानी है ना वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में ना जाए, ताकि उनके पानी का लॉस ना हो लीव्स का। ठीक है, कम से कम पानी क्या हो उनका वाष्पीकरण के थ्रू, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जो लीव्स का जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है? एनवायरनमेंट के अंदर। उसको हम बोलते हैं हिंदी में वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, और ये हमारा रह गया। ये तो स्पाइनी लीव्स के, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? फोर्थ, यानी कि मरुस्थलीय। जो इपीफाइटिक प्लांट्स होते हैं ना, वो कौन से प्लांट्स होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जो फिजिकल सपोर्ट के लिए किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसको फिजिकल सपोर्ट्स के लिए किसी दूसरी प्लांट की ज़रूरत होती है। उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए ज़रूरत नहीं होती, बट उनको सिर्फ क्या चाहिए? फिजिकल सपोर्ट चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल हो गए लाइकेन, ऑर्किड्स, और हम ये जो बेल लगाते हैं ना घरों में, किसी भी कोई बेल जो लगाते हैं उसको हम क्या कर देते हैं? सपोर्ट दे देते हैं, तो किसी लकड़ी की या फिर किसी प्लांट्स की, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, फिजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ, जीरोफाइटिक मरुस्थलीय। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट लाइज ओनली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये है हमारी अर्थ। इसको हमने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में। इसको हम बोलते हैं जो लाइन डिवाइड करती है अर्थ को दो पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, जो अपर है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट है, उसको तो हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। हाँ जी, उत्तरी गोलार्ध। एंड नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमने क्या किए थे, हमारी क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि 7 कॉन्टिनेंट को हमने देखा था एरिया वाइज। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, वो है हमारा यहाँ पे। ये कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ये कहाँ पर? हमारा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। और कौन कौन से हैं हमारे कॉन्टिनेंट जो सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, या फिर कम्प्लीटली वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है? जैसे कि ये हमारा एशिया है, इधर इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सारा एशिया। इसके ऊपर क्या हो गया? ये यूरोप। ये हमारा हो गया अफ्रीका।
ये हमारा साउथ अमेरिका एंड ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाला। तो आपका जो नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट है आपके जो कम्प्लीटली उत्तरी गोलार्ध के अंदर आएंगे, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आएंगे, वो है आपके, एक तो है आपका नॉर्थ अमेरिका एंड आपका है यूरोप। एंड जो कम्प्लीटली आपके सदर्न हेमिस्फीयर के आएंगे वो है ओनली आपका ऑस्ट्रेलिया। एंड हमारे पास क्या बच गए, एशिया एंड अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये तीनों कहाँ हैं, कुछ पार्ट इनका नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, कुछ पार्ट इनका सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसमें आपसे पूछा है केवल वो आपको बताना है महाद्वीप जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि सिर्फ और सिर्फ आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन से हैं, तो सिर्फ है वो आपके दो, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉलम 1 नेम ऑफ साइंटिस्ट आर गिवन, इन कॉलम 2 सम डिस्कवरीज। मतलब एक कॉलम 1 में आपको साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, कॉलम 2 में आपको उन्होंने क्या डिस्कवरी करी उसके नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी, इन्होंने करी थी पेनिसिलिन की। इन्होंने किसकी करी थी, पेनिसिलिन की, और कब की थी, 1928 के अंदर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है, उसकी खोज करी थी। कब की थी, 1928 के अंदर। सेकंड हम देखते हैं क्या है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किसकी डिस्कवरी करी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की। ये कब की थी, ये की थी इन्होंने 1796 के अंदर। ठीक है, लुईस पास्चर ने क्या करा था, आपका फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, इसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने। ये कब की थी, 1857 में। जब क्या हुआ था हमारे 1857 के अंदर, और क्या हुआ था हमारे हिस्टोरिकल इवेंट, वो हुआ था हमारा 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है, अभी एक बच गया, रॉबर्ट कोच ने किसकी डिस्कवरी करी थी, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। ये की थी इन्होंने 1876 के अंदर। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। तो देखिए ए का क्या है, सी, ए का सी, ए का सी, ए का सी, तो ये हमारा नहीं आएगा। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी 2 का 4 आएगा, 2 का 4, 2 का 4। ठीक है, सी के बारे में अभी सी और डी में लुईस पास्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन, सी का क्या आएगा, 2 एंड रॉबर्ट कोच का 1। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 1, ए, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए पर्टिकुलर फूड चेन। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फूड चेन है जो सही नहीं है। इन्होंने जो फूड चेन है उसको एक पर्टिकुलर श्रृंखला के अंदर नहीं दे रखा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है वो फूड चेन। अभी सबसे पहले देखते हैं हम, जो हमारी ग्रास है, ग्रास को किसने खा लिया, रैबिट ने। ग्रास को रैबिट खा सकते हैं, यस। रैबिट को किसने खाया, भेड़िए ने। भेड़िया खा सकते हैं, यस। और फिर आपका किसने खाया, वोल्फ को लायन ने, यानी कि शेर ने खाया। तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये इसको खा सकता है, ये इसको खा सकता है, तो ये हमारी फूड चेन है, क्या है, सही है बिल्कुल। प्लैंकटन को फिश ने खाया, क्या, प्लैंकटन को फिश नहीं, प्लैंकटन को किसने खाया, मैन ने। प्लैंकटन को डायरेक्ट मैन नहीं खा सकता, इसको कौन खाएगा, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन को कौन खाएगा, फिश, फिश को ग्रास ऊपर, एंड ग्रास ऊपर को फिर इसको जो खाने वाला है। एंड मैन कहाँ होता है, टॉप कार्निवर होता है मैन। तो ये हम सबसे लास्ट में आएगा मैन।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो हमारा हमसे पूछा भी क्या है कि कौन सा गलत है, तो आंसर तो आएगा इसका सेकंड, प्लैंकटन, मानव, मछली, टिड्डा। मानव को मछली नहीं खा सकती, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अभी हम थर्ड भी देख लेते हैं। घास को हिरण ने खा लिया, ठीक है, मृग एंटीलोप ने, एंटीलोप को बाघ ने खा लिया, बाघ को गिद्ध ने खा लिया, ठीक है, ये भी फूड चेन। मेंढक को स्नेक खा सकता है, स्नेक को ईगल ने खा लिया, ईगल को ग्रास ऊपर ने, ठीक है, तो ये भी क्या है, ठीक है। 132 का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। अभी है हमारा नेक्स्ट, जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज। आपसे पूछ रहा है कि वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है, कि पानी से होने वाला इनमें से कौन सा रोग है। आपको दे रखी हैं 4 ऑप्शन, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा है। तो जो डिप्थीरिया है वो किससे होता है, ये एक लीवर में सूजन आ जाती है डिप्थीरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, सॉरी, डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं हम, काली खांसी। ये नहीं है, हेपेटाइटिस को बोलते हैं हम लीवर का सूजन। ये क्या है, वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है। जो डिप्थीरिया है इसको क्या बोलते हैं, काली खांसी। टेटनस भी वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, टेटनस किससे होता है, कुछ आपको लग गया लोहे का, उससे क्या हो जाता है, टेटनस। कफ खांसी होती है, ये वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। और जो काली खांसी है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। डिप्थीरिया क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। तो हमारी वाटर बोर्न डिजीज क्या होगी, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्ट्स आइडेंटिफाई द प्लैनेट। आपको 3 फैक्ट दे रखे हैं, आपको 3 क्या दे रखे हैं, फैक्ट दे रखे हैं, यानी कि आपको 3 तथ्य दे रखे हैं। उन तीनों तथ्यों को पहचान के, पढ़ के आपको पहचानना है कि ये जो तीनों फैक्ट दे रखे हैं ये कौन से ग्रह के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमने ये हमारी मैराथन की क्लास की थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट सबसे लार्जेस्ट है, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आपसे पूछ रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हमने ये आपको बताया था, वो कौन सा है बताइए आप सब। हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न, यानी कि सनी, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमें पता चल गया ये किसके बारे में बात कर रहा है, सनी के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पूछ रहा है ये आपसे, इट हैज़ आइस रिंग, इसके चारों तरफ क्या है, बर्फ़ का एक वलय है। तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो ये कौन सा है ग्रह आपका, शनि ग्रह, सैटर्न। और शनि ग्रह का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन। ये भी हमने क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। आप क्लास को देखिएगा फिर से, जो हमारी मैराथन क्लास थी उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, सैटर्न। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 135। निम्नलिखित पोषकों, यानी कॉलम 1 में आपको पोषक तत्व दे रखे हैं, उनके जो मुख्य स्रोत हैं वो आपको सेकंड कॉलम में दे रखे हैं, उनके सोर्सेज। तो आपको पहचानना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमें, उसका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, वो हमें कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वो मिलता है हमें गेहूँ से, ठीक है। तो फर्स्ट का हो गया हमारा ऑप्शन ए। ये हमारे दूसरा और तीसरा तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं। बी का इसने दे दिया हमें सी, तो बी का आप सी कर दो। फिर है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है पल्सीज, यानी कि दाल, सी का क्या आएगा, सेकंड। और आयरन, लोहा कहाँ से मिलेगा हमें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनकी लगभग दूरी से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है इसने, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो आपको दी गई है, और आपको बताना है कि उस लेयर की जो हाइट है वो कितनी है अर्थ सरफेस से।
तो देखते हैं सबसे पहले हमारी लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो आपकी कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर, ठीक है। 18 to 20 किलोमीटर है, तो आंसर में क्या दे रखा है, 20 किलोमीटर। सेकंड लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कितनी होगी, इससे अपर की जो ऊपर वाली लेयर है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर। वो कितनी होगी, वो 20 से ऊपर ही होएगी, वो होएगी 20 से 60, यानी कि 20 से 60 किलोमीटर। इससे ऊपर की जो लेयर होती है वो हमारी होती है मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर कितनी होगी, 60 से आगे, 60 से 120 किलोमीटर। एंड लास्ट है हमारी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर हमारी लेयर होती है इससे भी ऊपर वाली लेयर, वो होती है 120 से 600 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी का 2, डी का 4, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। कॉलम ए में आपको दे रखे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, कॉलम बी में आपको दे रखे हैं उनकी भौगोलिक स्थिति कि जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, उनकी लोकेशन क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, हमने 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्लास में डिस्कस किए थे, आपको याद करवाए थे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व देखने हैं तो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है नीलगिरी रिजर्व, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। इन तीनों की जो बाउंड्री है, बॉर्डर एरिया है, इन तीनों के तीनों स्टेट्स में आपका क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सेकंड है हमारा सुंदरवन। सुंदरवन रिजर्व कहाँ है, सुंदरवन रिजर्व आपका है पश्चिम बंगाल के अंदर। और मन्नार की खाड़ी ये कहाँ है, ये तमिलनाडु के जो तट है उसे 20 द्वीप, 20 आइलैंड नियर कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु। एंड नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व वो आपका है उत्तराखंड के अंदर। और जो आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये आपका क्या है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो आप ये बताइए जो आपका लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, एंड आपका स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, ये हमने आपको क्लास में डिस्कस करवाया था। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि फर्स्ट, तो आपको बता दिया मैंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए आप इसमें ये बताइए जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कब आया था, कौन सी ईयर में आया था, ठीक है। और आपको बताना है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में से एंटीलोप यानी मृग अनुपस्थित हो, कि जो आपका एंटीलोप है अगर वो आपकी फूड चेन जो आपकी दे रखी है ये, इसमें अगर ये जो एंटीलोप है ये आपका मिस हो जाए, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से तो क्या होगा, तो इससे पूछ रहा है इससे क्या हमारी फूड चेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि ये आपको बोल रहा है एग्जामिनर, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज, टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, यस। नहीं, टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि एंटीलोप का फूड क्या है, ग्रास, टाइगर का फूड क्या है, एंटीलोप। अगर टाइगर के पास एंटीलोप ही नहीं बचेगा खाने के लिए तो टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होएगी, क्या होएगी, डिक्रीज। जो बाघ की जो समष्टि है वो डिक्रीज यानी कि कमी हो जाएगी उसकी समष्टि में। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज, नहीं, जो ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज देना तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। क्या पता जो एग्जामिनर है ना वो ऐसी स्टेटमेंट को क्या कर देता है, ट्विस्ट कर देता है, क्योंकि इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज करना, डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज करना एग्जामिनर के लिए बहुत आसान काम होता है, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज की जगह पे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अच्छा, और ऑप्शन रह गए दो, तो ये दोनों आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, नहीं, टाइगर ग्रास ईट करना स्टार्ट कर देगा, नहीं। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज,
एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज। यस, ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि इसके लिए कोई फूड नहीं बचेगा, इसलिए इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एंड ग्रास को खाने वाला कोई होगा नहीं, तो ग्रास की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 का। मैच द डेट्स। एक तरफ हमें दे दिया कॉलम 1 के अंदर डेट, एंड सेकंड कॉलम में हमें दिया है डेज। ये पूछ रहे हैं आपको, इनको मैच करना है। ठीक है, कि कौन सा किसके साथ सही मेल खाता है। तो आपको पूछ रहा है 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या है, कौन सा दिवस है। हमने आपको ये भी आपकी मैराथन क्लास में करवा रखे हैं। तो देखिए, सॉरी, डेट्स हैं। जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है, वो होता है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, और जो 21 मार्च है, 21 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस। और 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 2 दिसंबर को क्या होता है, भोपाल ट्रेजेडी गैस। 2 दिसंबर 1984 को क्या हुई थी, हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो जो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 140 पे। फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग 2 कॉलम्स। इसमें भी ये आपको पूछ रहा है कि आपको इनका सही मैच करना है। एक तरफ तो आपको दे रखे हैं डिजीज यानी कि कमी, और आपको एक तरफ दे रखे हैं रोग कि कौन से, किसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो आइडेंटिफाई करना है आपको। लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बताइए कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग। ठीक है, ए का क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो इन दोनों में से होएगा, इनको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया। बी का क्या आएगा, 4। तो ये भी दोनों सही है यहाँ तक। लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, वीकनेस ऑफ बोन यानी कि हड्डियों की कमजोरी हो जाएगी, किससे, कैल्शियम की कमी से। तो सी का क्या आएगा, क्या आएगा, 3। और लैक ऑफ आयोडीन से क्या हो जाएगा, घेंगा रोग यानी कि गोइटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। मैच द ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गिवन इन द कॉलम ए। आपको कॉलम 1 के अंदर प्रॉब्लम दे रखी है, सेकंड कॉलम के अंदर आपको चूज करना है कि कौन सा आपकी जो प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। आपको मैच द फॉलोइंग मैच करना है आपसे। ठीक है, सबसे पहले है ओजोन परत है, मतलब कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, वो उसका कारण क्या है। उसका कारण है, देखिए, एमिशन ऑफ CO2, SO2, N2O, या फिर एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, एमिशन ऑफ CFC एंड क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। तो क्या होएगा, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनके एमिशन से, और जो क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स यानी कि हेलोजन, जो आपके हेलोन्स हैं, हेलोन्स के अंदर क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आ गया, ब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स आ गया, जो आपके हेलोन्स ग्रुप के अंदर हैं उनकी वजह से भी क्या हो रही है, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। मतलब ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन का आएगा हमारा 3, तो हमारा ये नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं आगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैसेज से होता है। तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको ग्रीन हाउस गैसेज सारी हमने क्लासेज में करवा रखी हैं। तो वो है हमारी एमिशन ऑफ CO2, हमारी ग्रीन हाउस गैस है SO2 एंड N2O। तो बी का जो सही मैच है वो क्या है, फर्स्ट। बी का क्या आएगा, ए। ठीक है, अभी है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, एमिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सिर्फ है ना, आप इसमें ये याद रखेंगे, जो एसिड रेन है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एंड सल्फर की ऑक्साइड से ही होती है, इन 2 की वजह से ही, ना कि किसी और की वजह से। ठीक है, ओनली 2 ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड।
तो सी का हमारा क्या आएगा 4। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा 4, ऑप्शन 4। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कब होगा, जब क्या हो जाएगी एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। जो आपका फ्लोरा क्या होते हैं फ्लावर्स, फोना क्या होते हैं एनिमल्स से रिलेटेड, यानी कि वनस्पति एंड प्राणी समूह का समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगी आपकी जैव विविधता में कमी हो जाएगी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा बोन इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र। बोन का हम यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, यानी कि हड्डी का हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग की जाती है बिकॉज इट कंटेन्स द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट, क्योंकि इसमें पौधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। जो हमारी हड्डी होती है उसको हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं आफ्टर ऑर्गेनिज्म की डेथ, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो किसी और के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो प्लांट्स के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है हमारी बोन के अंदर जो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, तो वो हमारी बोन के अंदर क्या पाया जाता है कैल्शियम एंड सेकेंड एलिमेंट है फॉस्फोरस। ये 2 मिनरल्स या कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो बोन के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन नहीं, सोडियम नहीं, कैल्शियम नहीं, सॉरी कार्बन नहीं, तो कैल्शियम नहीं, ऑप्शन में क्या है फॉस्फोरस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉस्फोरस। 143 है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। हमने पीछे किया था वो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ये रहा जो ये आपका है। यहाँ पे हमने कॉन्टिनेंट करे हैं सारे, यहाँ पे जो है ये है आपका पैसिफिक ओशियन। कौन सा है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ भी पैसिफिक ओशियन है क्योंकि हमारी अर्थ क्या है इधर से इधर से, ये तो हमने मतलब कि आपको पेपर पे दिखाने के लिए ऐसा डायग्राम है हमारा अर्थ का, वरना ये पॉइंट एंड ये पॉइंट आपस में क्या है कनेक्टेड है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर क्या हो गया हमारा सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर। और जो इधर है नदर्न यानी कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में है वो क्या है अटलांटिक ओशियन। और ये है हमारा इंडियन ओशियन, ठीक है इंडियन ओशियन। तो ये आपसे पूछ रहा है, आपके एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के क्या पूछा है आपसे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में तो है आपका पैसिफिक ओशियन एंड वेस्ट साइड है आपका इंडियन ओशियन। तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका था 143, क्वेश्चन नंबर 143। चलिए तो आपसे पूछा ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, ऑस्ट्रेलिया के तो वेस्ट में एंड अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा ओशियन है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा ओशियन था इंडियन ओशियन, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। 144 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत तो यानी कि नेचुरल सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन के, वोल्केनिक इरप्शन नेचुरल है, यस। जो ज्वालामुखी फटती है वो अपने आप वो प्राकृतिक है, अपने आप होती है। फॉरेस्ट फायर वो भी नेचुरल है, जंगल में आग अपने आप लगती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो क्या होता है हमारे जो पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद उनमें क्या हो जाती है आग लग जाती है। डिके ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन के डिके होने से भी क्या हो जाता है एयर पोल्यूशन, इनमें से क्या होती है कुछ गैसें निकलती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं प्राकृतिक स्रोत हैं वायु प्रदूषण की। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट
ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि ऑटोमोबाइल का जो निकास है ना, ऑटोमोबाइल से जो भी गैस निकलती हैं वो नेचुरल सोर्स नहीं है, ये क्या है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन मेड यानी कि मानव निर्मित एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो ऑटोमोबाइल से निकलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ए बी सी यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। फोर्थ है हमारा नहीं 145 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टार्ट्रिक एसिड है वो किस में नहीं पाया जाता, टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता, पूछ रहा है ये किस में नहीं पाया जाता। नींबू में, नींबू में कौन सा होता है सिट्रिक एसिड, कौन सा होता है सिट्रिक एसिड। आंवला में क्या है टार्ट्रिक, अंगूर में भी टार्ट्रिक, और जो अनराइपन मैंगोज है ना कच्चे आम उनमें भी क्या होता है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, इन सब में टार्ट्रिक एसिड अम्ल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, आपको कुछ थोड़ा सा बता देते हैं किसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका, लेमन के अंदर आपको पता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। आंवला, अंगूर, इमली, कच्चा आम, इनके अंदर क्या पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। और जो आपका है सिरका, सिरका के अंदर क्या पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल, सिरका के अंदर क्या पाया जाता है एसिटिक अम्ल। आंवला, आंवला के अंदर भी आपका क्या पाया जाता है एस्कोर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, एस्कोर्बिक अम्ल। तो ये आपके दोनों ही राइट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट 146 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इनमें से कौन सा जैव विघटनीय बहुलक है। जो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड हो जाए किससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो डिग्रेड हो जाए। तो आप देखो इनमें से पॉलीथीन नहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसीलिए तो पॉलीथीन पे बैन लगा रही है गवर्नमेंट। नाइलॉन 6 भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी भी नहीं है। सेलुलोज है ना, ये क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल। अब तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। 147 आपको एक तरफ क्या दे रखी है एटमॉस्फेयर की लेयर दे दी, उस दूसरी तरफ आपको दे दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो परत है उनके गुण धर्म क्या हैं। तो आपको बताना है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओजोन इज प्रेजेंट, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, ओजोन की उपस्थिति कहाँ होती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर यानी कि समताप मंडल के अंदर। तो हमारा बी का क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जो ऑल क्लाउड्स फॉर्म हेयर, सारे बादल कहाँ बनते हैं जो हमारी अर्थ के जो बिल्कुल सटी हुई जो लेयर होती है ना, सबसे ज़्यादा बादल हमारे सारे के सारे बादल कहाँ बनते हैं उसी लेयर के अंदर बनते हैं। तो वो हमारी कौन सी लेयर है सबसे, जो हमारी अर्थ सरफेस के फर्स्ट वाली जो लेयर है वो कौन सी है ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल, सारे बादल यहाँ बनते हैं। तो बी ए का क्या हो जाएगा 2, बी का 1। मीजोस्फियर, जो मीजोस्फियर है आपकी, मीजोस्फियर के अंदर क्या होते हैं मध्यमंडल के अंदर क्या होते हैं अधिकतर उल्कापिंड यहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ मीटियोर्स बर्न इन द रीजन, वो क्या होती है आपकी मीजोस्फियर, अधिकतर उल्कापिंड यहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं। कौन सी लेयर के अंदर मध्यमंडल लेयर के अंदर। थर्मोस्फियर जो बाह्य मंडल है वो क्या करता है कि जो यूवी रेज हैं एक्स रेज हैं उनको क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आपका ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा SO2 पोल्यूशन का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। SO2 पोल्यूशन को इंडिकेट करने वाला इनमें से सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है आपका, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, जिस भी एरिया में आपको लाइकेन दिख जाए तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे SO2 का बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। अगर जहाँ पर लाइकेन नहीं है इसका मतलब वहाँ पे क्या है SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए SO2 को क्या माना गया है SO2 प्रदूषक
SO2 को नहीं, लाइकन को क्या माना गया है? SO2 प्रदूषण का सबसे उच्चतम सूचक। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी अवेलेबल इन वाटर फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल। टेडपोल के कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? आयोडीन। क्या होना चाहिए आपका? आयोडीन। जो टेडपोल होता है ना, टेडपोल को क्या करना है? कायांतरण हेतु पानी में आयोडीन का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो लार्वा है ना, लार्वा से वयस्क बनना, लार्वा से अडल्ट बनने के परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? मेंढक का जीवन चक्र कैसे होता है? सबसे पहले होता है एग, यानी कि अंडा। उससे पहले, उसके बाद क्या होएगा? टेडपोल। अंडे के बाद क्या बनेगा? टेडपोल। टेडपोल के बाद क्या बनता है? मेंढक, फ्रॉग। ठीक है, यंग फ्रॉग। उसके बाद क्या बनेगा? अडल्ट फ्रॉग। ये होती है मेंढक की लाइफ साइकिल। तो इसके लिए मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा एलिमेंट होना चाहिए पानी के अंदर? आयोडीन। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आज के पेपर का भी, वो है हमारा 150, यानी कि नेम द रीजन्स ऑफ द एटमोसफियर वेयर ऑक्सीजन एंड ओजोन प्ले की रोल। कि हमें उन एटमोसफियर में उन लेयर के नाम बताने हैं जिसमें ऑक्सीजन और ओजोन की भूमिका है, मतलब ज़्यादा है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? जो हमारी सबसे बॉटम की लेयर होती है वो कौन सी होती है? हमारी ट्रोपोस्फियर। और ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा होती है सौरमंडल के अंदर, और आपकी ओजोन कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल के अंदर। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन 2022 का। तो आप एक बार एनालाइज कर लीजिए आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। जैसे देखना, इसी पेपर में 2022 के पेपर में जो आपकी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें से कम 2 क्वेश्चन आ गए, और आपके 2 क्वेश्चन ये आपके लेयर से आ गए। ये तो 147 और 150, और इसमें आप 3 आ गए 2 का। एक आपसे वो नहीं पूछा था उनकी हाइट कितनी है, उनकी ऊंचाई कितनी है किलोमीटर में। तो देखना आपसे की जो थीम है ये PYQ की थीम क्या होती है? रिपीट होती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।